नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 लेकर के आया हूं। इससे पहले हम चैप्टर 1 को डिस्कस कर चुके हैं और इससे भी पहले हम आपको बता देना चाहते हैं सबसे पहले ही कि ये एनसीईआरटी का स्पेशल कोर्स चल रहा है और एनसीईआरटी के स्पेशल कोर्स में हमने टारगेट रखा हुआ है क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड इकोनॉमी को डिस्कस करना है। अब ये जो हम एनसीईआरटी का स्पेशल कोर्स आपके लिए लेकर के आए हैं, ये सभी चैप्टर्स का निचोड़ आपको हम प्रदान करेंगे अर्थात चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने चाहिए, आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, एमपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, इंडिया के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो और अगर उसमें एनसीईआरटी की मांग है तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ओके, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो इस एनसीईआरटी के स्पेशल कोर्स में अभी तक हम क्लास 6 और क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आप सभी लोगों के लिए क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 लेकर के आए हैं। आज के इस चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। अर्थात अगर आप मुख्य तौर पर देखोगे तो उसमें आपको जो भी जानकारी मिलेंगी ये अंग्रेजों के ब्रिटेन से चलने से लेकर के और अपने भारत में आने तक, इसके बाद में आने के बाद में यहां पर व्यापार फैलाने के बाद में अपनी सत्ता को स्थापित करने तक का इतिहास, अर्थात अंग्रेजों के आने से लेकर के हमें गुलाम बनाने तक का इतिहास आज के इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। और हाँ, याद रखना आज का ये वीडियो अगर आपने कंप्लीट देख लिया तो आपको दोबारा ना ही इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा और ना ही इसके अलावा आपको और कोई भी वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस चैप्टर को हर एक टॉपिक को उदाहरण के साथ में स्पेशल तरीके से आपको एक्सप्लेन करके याद कराता हुआ चलूंगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर अभी तक लीड का प्रयोग नहीं किया है तो आप लोग लीड का प्रयोग कर लीजिएगा और जिससे कि आपका जो दिमाग है एक ही जगह पर केंद्रित है, कंसंट्रेशन रहे, आपका दिमाग इधर उधर ना भागे। कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएगा और एक एक टॉपिक को जितने हम लेकर के आए सभी को नोट करते चलना और अच्छे ढंग से समझते हुए चलना। ठीक है, आपको हमने पहले बता दिया है कि ये क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 2 है और ये पूरे चैप्टर का निचोड़ आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अर्थात चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमको मिलता है कि मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। अगर बात की जाए मुगल बादशाहों में तो मुगल बादशाह काफी सारे हुए और उन सभी बादशाहों के विषय में हमने क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री में डिस्कस किया कि कितने बादशाह हुए और उससे पहले किस वंश के शासकों ने राज किया था, कौन कौन से वंश थे, मुगलों में कितने बादशाह हुए थे और उनका कार्यकाल कितना रहा था। अगर आपने अभी तक क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री को नहीं पढ़ा है तो आप लोग एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि मुगल बादशाहों में जो सबसे आखिरी और सबसे शक्तिशाली बादशाह थे उनका नाम क्या है, औरंगजेब। एक बात यहां पर याद रखना, पहला और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं ना कि पहला और आखिरी हमेशा याद रखना चाहिए। इंसान अपना पहला और आखिरी प्यार नहीं भूलता है, उसी अनुसार आप लोग भी जो भी पहला और आखिरी मिले उसको रट लेना। जी हाँ, जिस प्रकार से यहां पर मैंने आपको बताया कि आखिरी मुगल बादशाह जो कि सबसे शक्तिशाली थे उनका नाम था औरंगजेब, इसी प्रकार से आप लोग इसको याद कर लीजिए। जैसे आप लोग याद करते ना कि हमारा सबसे पहला प्यार वो था, हमारा आखिरी प्यार वो था, इसी अनुसार से याद कीजिएगा जो हम आपको बताते चल रहे हैं वो सब कुछ। ठीक है, अब जो औरंगजेब थे ये मुगल बादशाह में सबसे शक्तिशाली आखिरी बादशाह थे और उन्होंने वर्तमान भारत जो है अपना, इस पूरे भारत के एक बहुत ही बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और इसके बाद में 1707 में इनकी मृत्यु हो गई थी और इनकी मृत्यु के बाद में मुगल सूबेदार और जो जमींदार थे, ये सारे जो बड़े बड़े सूबेदार थे, बड़े बड़े जमींदार थे, ये अपनी ताकत को दिखाने लगे और जब इन लोगों ने अपनी ताकत को दिखाना शुरू कर दिया तो उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। इसके विषय मैंने आपको पहले पढ़ा है, शायद चैप्टर 1 में मैंने आपको इसको डिस्कस करके समझाया है कि किस प्रकार से जो छोटी छोटी रियासतें थी उन्होंने अपनी अपनी सत्ताएं कायम कर ली थी, अपनी अपनी ताकतें दिखाना शुरू कर दी थी। कौन कौन सी प्रमुख थी इसके विषय मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया, अच्छे से समझाया भी। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखिएगा। तो यहाँ पर मुख्य तौर पर बात समझने वाली यह है कि औरंगजेब जो थे ये आखिरी मुगल
शक्तिशाली बादशाह थे और इनकी मृत्यु हुई थी 1707 में। और इनकी मृत्यु के पश्चात जो इनके राज्य में होने वाले जो सूबेदार थे, जो जमींदार थे, जो बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने अपनी ताकत को दिखाना शुरू कर दिया। और जैसे ही उन्होंने अपनी ताकत को दिखाना शुरू किया, उसके बाद में उन्होंने अपने अपने अलग क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। अब जब इन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली, तो जैसे से विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, तो दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सका। और आपको बता दें यहां पर बहुत ही अच्छा उदाहरण कि जब तक हाथ की पांचों उंगलियां एक होकर के नहीं आती हैं, तब तक मुट्ठी नहीं बनती है। और जो उंगलियों में ताकत है, उससे कई गुना ज्यादा ताकत होती मुट्ठी में। जब तक ये सारी रियासतें एक होकर के दिल्ली के साथ खड़ी थी, तब तक दिल्ली बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शक्तिशाली थी और पूरे भारत पर इसका नियंत्रण था। अब जैसे ही ये रियासतें अलग अलग होती चली गई, तो दिल्ली की ताकत कमजोर पड़ती चली गई, इसकी हाथ की पांचों उंगलियां खुलती चली गई। अब क्या हुआ, यहां पर दिल्ली जो थी ये अधिक समय तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। इसके बाद में 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक, अर्थात 18वीं सदी के पहले ही राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई सत्ता उभरने लगी। कब? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंग्रेजों की जो सत्ता थी ये किस समय के दौरान उभरने लगी थी, तो आप कहेंगे कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध के दौरान। ठीक है। अब अंग्रेज जो थे ये पहले हमारे भारत देश में जब आए थे, तो छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आए थे और उनका यहां पर रुक करके इन इलाकों को अपने कब्जे में करना और हमें गुलाम बनाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। बिल्कुल भी इनका कोई भी इरादा नहीं था कि हमारे यहाँ पर राज करना है, दिलचस्पी दिखानी है। बस बात उनकी इतनी थी कि यहाँ पर आकर के व्यापार करना चाहते हैं और व्यापार के माध्यम से यहाँ से अपना लाभ उठा करके अपने देश में जाकर के सेटल होना चाहते थे। ठीक है। और ऐसा ही उदाहरण भी देखा गया था, स्टार्टिंग में जो भी आए थे उन्होंने ऐसा ही किया भी था। इसके बाद में अगला हमको हेडिंग मिलती है पर कि पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी हमारे देश में, ये किस प्रकार से आई थी, क्या क्या आदेश लेकर के आई थी और कौन कौन से कार्य लेकर के आई थी, इसको भी यहां पर समझिएगा। ठीक है। तो सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी, उस समय इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम चार्टर। ठीक है। एलिजाबेथ प्रथम थी। ठीक है। उस समय कब? 1600 में। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी से एक चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल किया, जिससे कि कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। अर्थात इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को यह अधिकार दे दिया कि आप पूरब में जाकर के व्यापार कर सकते हैं और इंग्लैंड की कोई भी कंपनी आपकी वहां पर होड़ नहीं कर सकती आपसे। अर्थात एकाधिकार दे दिया गया कि पूर्व में सिर्फ आप ही लोग जाकर के यहां पर व्यापार करेंगे। ठीक है। अब जो इजाजतनामा था, इसका अर्थ यह था कि इंग्लैंड की कोई भी व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। अर्थात इंग्लैंड में कई सारी कंपनियां थी जो कि व्यापार करती थी। अब इंग्लैंड की जो ये कंपनी थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जब इधर तरफ आई थी पूर्व की ओर, तो वहां से एक आदेश लेकर के आई थी कि इंग्लैंड में जो हमारी और साथी कंपनियां हैं वो हमारे साथ होड़ करने के लिए इस इलाके में नहीं आएंगी। ये आदेश लेकर के आई थी और इसी के अनुसार वो यहां पर आकर के अपना व्यापार चलाने लगी थी। लेकिन जो शाही दस्तावेज था ये दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजार में आने से नहीं रोक सकती थी। जैसे कि अगर हम बात करें तो यूरोप काफी बड़ा है, और यूरोप में सिर्फ एक ही देश नहीं है, अर्थात केवल वहां पर ब्रिटेन ही नहीं है। इंग्लैंड में मतलब यूरोप में काफी सारे देश थे, तो इंग्लैंड को छोड़ करके वहां पर जो अन्य सारे देश हैं उनके व्यापारी भारत में या फिर पूर्व में आकर के इंग्लैंड की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इससे होड़ कर सकती थी। लेकिन इंग्लैंड की कोई और कंपनी आकर के यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में होड़ नहीं कर सकती थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि जब तक इंग्लैंड के जहाज हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। अर्थात अगर बात की जाए कि सबसे पहले भारत में कौन सी व्यापारिक शक्ति हमारे यहां पर आई थी, अगर बात की जाए कि देखिए हमारे भारत देश में कई सारी शक्तियां आई थी जिन्होंने हमारे ऊपर राज नहीं किया, यहां पर व्यापार किया था। ठीक है। लेकिन इन सारी कंपनियों में से सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी, तो सबसे पहले आई थी पुर्तगाली। कौन सी? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और इन्होंने क्या किया था, पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। कहां पर? गोवा में। और ये इंग्लैंड की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इनसे भी पहले आए थे पुर्तगाली। ठीक है। और पुर्तगालियों में एक खोजी यात्री था जिसका नाम था वास्को डी गामा। ये आज से कई वर्ष पूर्व 1498 में पहली बार भारत में आया था और इससे कहा जाता है कि इसी ने भारत की खोज भी की। अर्थात यूरोप का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक पहले भारत के विषय में नहीं जानता था जब तक वास्को डी गामा यहां
यहाँ पर नहीं आया था। वास्को डी गामा के विषय मैंने आपको क्लास 7 की एनसीईआरटी में पढ़ाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं पढ़ा है तो जाकर एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या हुआ था, 1498 में वास्को डी गामा सबसे पहले भारत पहुंचा था और उसने ही समुद्री यात्रा, समुद्री मार्ग का पता लगाया था भारत तक पहुंचने के, ठीक है। इसके बाद में 17वीं शताब्दी की शुरुआत के दौरान डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे और कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए थे। अर्थात सबसे पहले यहां पर पुर्तगाली आए थे, फिर आए थे अंग्रेज, इसके बाद में डच आए थे और डच के बाद में फ्रांसीसी व्यापारी आए थे, ठीक है। आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है कि इस कालखंड में यूरोप के बाजारों में भारत के बने सूती, बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। देखिए अपना भारत देश पहले बहुत ही मतलब शक्तिशाली था और इसी के साथ साथ कलावान भी था, अर्थात हमारे यहाँ पर कई प्रकार की कलाएं थी, जिनमें कई प्रकार की कलाओं में बहुत सारे लोग पारंगत हुआ करते थे। जैसे कि यहाँ पर सबसे अच्छा उदाहरण दिया रहा है कि बारीक सूती कपड़े, हमारे भारत देश में जो बारीक सूती कपड़े बनाए जाते थे पहले, इनको मतलब विदेश में ले आया जाता था और विदेश की जो महारानी हुआ करती थी वो भी इनको पहना करती थी। और जो बारीक सूती कपड़े होते थे, इसके अलावा जो रेशम थे, इनकी काफी जबरदस्त मांग थी, कहां पर, यूरोप में। और इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी, इनकी भी जबरदस्त मांग थी यूरोप में। और इसी को लेकर के यूरोपीय कंपनियां जो थी, यूरोपीय कंपनियों के बीच में इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी। अब देखिएगा, जो विदेश से हमारे यहाँ पर कंपनी आई थी तो काफी सारे व्यापारी आ गए, क्योंकि भैया मुनाफा सभी को करना है, पैसे सभी को कमाने हैं, अच्छी जिंदगी सभी को जीनी है। जब अच्छी जिंदगी सभी को जीनी है तो भारत में सभी व्यापार करने आ गए। अब जब एक ही जगह पर कई सारे लोग व्यापार करने आएंगे तो वहां पर क्या होगा, भीड़ बढ़ेगी, और जब भीड़ बढ़ेगी तो वहां पर क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। जिस प्रकार से आज आप देखते हैं कि अमेरिका का पैसा सबसे महंगा है, इसी प्रकार से अमेरिका में जो डॉलर है ये मतलब सबसे महंगा नहीं, काफी महंगा है। इसी हिसाब से पहले हमारे भारत देश का जो रुपया था ये भी बहुत ही महंगा था, जी हाँ। लेकिन पहले पैसा नहीं था, जी हाँ, इस बात को याद रखना, पहले पैसा नहीं था। पहले जो ये इंग्लैंड के लोग यहाँ पर आया करते थे या फिर जो भी यूरोपीय लोग यहाँ पर आते थे, वो सभी लोग वस्तुओं का आदान प्रदान करके या फिर कुछ सोने या फिर सोने के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं, इनके माध्यम से व्यापार करते थे। और खास तौर पर ब्रिटेन हो या फिर अन्य यूरोपीय देश हो, सभी के पास में ऐसी कोई चीज थी ही नहीं जो भारत में वो बेच सकते थे। और भारत से काली मिर्च, लौंग, इलायची या फिर जो सूती कपड़ा ये ले जा सकें, वो यहाँ पर सोना और चांदी लेकर के आते थे और इन्हीं से इन चीजों को खरीद करके ले आते थे। अब जो यूरोपीय कंपनियां थी काफी सारी जब भारत देश में आ गई और भारत में व्यापार करने लगी तो इनके बीच में क्या हुआ, इनके बीच में वो कंपटीशन बढ़ गया, ठीक है। अब जब कंपटीशन बढ़ गया तो क्या हुआ कि जो चीजें थी इनकी कीमतें भी बढ़ गई। अब जब चीजें की कीमतें बढ़ गई तो उनसे मिलने वाला जो मुनाफा था वो गिरने लगा, ठीक है, क्योंकि जब दाम बढ़ेगा तो मुनाफा कम होगा, ठीक है, क्योंकि वो यहां आते थे, यहां से यूरोप में चीजों को ले जाते थे और अगर वहां पर अधिक से अधिक महंगी बेचेंगे तो वहां पर लोग खरीदेंगे नहीं, यही कारण था। इसी वजह से यहां पर मुनाफा उनको कम मिलने लगा। लिहाजा अब बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच में लड़ाइयां शुरू कर दी, अर्थात जो यूरोप से यहां पर लोग आते थे उनके बीच में लड़ाइयां शुरू हो गई। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता था तो कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती थी, जी हाँ, मतलब षड्यंत्र रचने लगे थे। किसी का जहाज डुबो दिया है तो रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देते थे या फिर माल से लदे जहाज में आगे बढ़ने से रोक देते थे कि अगर ये पहले नहीं पहुंच पाएगा तो हम पहले पहुंच जाएंगे और पहुंचने के बाद में अपना व्यापार अच्छे ढंग से कर पाएंगे। मतलब साफ है कि षड्यंत्र रचने लगे थे, कहीं रुकावटें खड़ी कर देना है, कहीं जहाज को डुबो देना है, कहीं आगे बढ़ने से रोकना है, ऐसे काम करने लगे। अभी जो पूरा व्यापार चलता था ये हथियारों की मदद से चलता था। और पहले हथियार कौन कौन से हुआ करते थे ये तो आपको पता ही है, आप लोगों ने झांसी की रानी है और कई सारी मतलब नाटक देखे, उसमें आपको पता चली गया होगा। अब जो व्यापारी थे ये सारे के सारे व्यापारी व्यापारिक चौकियों और किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता। जो भी व्यापार हुआ करता था सभी को व्यापारिक चौकियां बनाई जाती हैं, उनके माध्यम से या फिर किले बना लेते थे और किलों के माध्यम से अपने आप को सुरक्षित रखते थे, अपने व्यापार को सुरक्षित रखते थे और इनके माध्यम से अपने व्यापार को चलाते थे। और हाँ, क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत में मतलब सूती कपड़ा है, लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है, दालचीनी है, इसकी इतनी जबरदस्त मांग थी भारत की कि किसी भी समय अगर आप बंदरगाह पर जाएं तो देखेंगे कि 100 से अधिक जहाज
100 से अधिक जहाज यहाँ पर अपने लंगर डाले हुए बने ही रहते थे। ठीक है, ये एक मतलब एक लेखक ने बताया है। आप लोग चाहें तो क्लास 7 के एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिएगा। आपको आज यही बताना है कि किस व्यक्ति ने इस बात को कहा था और कितने जहाज थे जो कि यहाँ पर हमेशा बने ही रहते थे। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट मिलता है कि अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे थे। अब देखिएगा, अगर किसी क्षेत्र में यहाँ पर कोई राजा अपने राज करता और यहाँ पर आप आओगे और किलेबंदी करके व्यापार करोगे तो राजा से आपका टकराव होगा ही होगा, क्योंकि आप अपनी सेना भी लेकर के आओगे। ठीक है, आप सेना इसलिए लेकर के आओगे क्योंकि आपको अपना व्यापार चलाना है। हथियारों की मदद से व्यापार चलाया जाता, अर्थात सेना भी आती थी थोड़ी बहुत, और इसी के साथ साथ वो हथियार भी लाते थे। और यहां पर जब उन्होंने व्यापार किया तो उन्होंने क्या किया, किलेबंदी की। अब जब किलेबंदी की थी तो इससे जो वहां के शासक हुआ करते थे उनका इनके साथ में टकराव भी होने लगा। अब इस व्यापार और इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। देखिए, कंपनी को जहां एक प्रकार अपना मुनाफा के लिए जो तो अपना किलेबंदी बनाना जरूरी था और अपने व्यापार को बढ़ाना जरूरी था, उसी प्रकार से उनको सुरक्षित भी रहना था। अब देखिए, अगर एक प्रकार से राजा विरोध कर रहा है कि आप हमारे यहाँ पर किलेबंदी नहीं कर सकते हो, ऐसे काम नहीं कर सकते हो, दूसरी तरफ अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो व्यापार में घाटा खाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि व्यापार और राजनीति इन दोनों के बीच में इनके लिए बहुत ही मुश्किलें खड़ी हो गई कंपनी के लिए कि अब किया जाए तो क्या किया जाए। इसके बाद में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसके विषय में यहाँ पर एक अलग और टॉपिक और मिलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। बंगाल में इन्होंने व्यापार किस प्रकार शुरू किया, क्या क्या हुआ, इसके विषय में समझिएगा। ठीक है, तो पहली ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर कह सकते हैं पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में, कब, 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। कहां पर, हुगली नदी के किनारे, कब, 1651 में। और कौन सी, तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री। मैंने अभी आपको बताया कि पहला और अंतिम अवश्य याद करना, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार से आप अपना पहला और अंतिम प्यार नहीं भूलते, इसी प्रकार से पहली और अंतिम डेट मत भूलना, पहली और अंतिम जो स्थान है उसको मत भूलना। आखिरी और पहला, इस पर अधिक प्रश्न पूछा जाता है कि पहला क्या था और अंतिम क्या था, बीच में जो कुछ हुआ उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। पहला और अंतिम अवश्य पूछा जाता है, तो पहला और अंतिम अवश्य याद रखिएगा। तो यहां पर मैंने आपको अभी बताया कि 1651 में हुगली नदी के किनारे सबसे पहली इंग्लिश फैक्ट्री की शुरुआत हुई थी और कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। कहां से, हुगली नदी के किनारे जो इंग्लिश फैक्ट्री लगाई गई थी यहां से अपना काम चला देते। और इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता, क्या कहा जाता था, फैक्टर। जी हां, याद कर लीजिएगा, जो उस समय था उस समय व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता। और ये जो फैक्ट्रियां थी, फैक्ट्रियों में एक वेयर हाउस हुआ करता था, क्या, वेयर हाउस। और जो वेयर हाउस होता था, इस वेयर हाउस में जहां पर निर्यात होने वाली जो चीजें होती थी उनको यहीं पर जमा किया जाता। ठीक है, अर्थात वेयर हाउस में सारी की सारी निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता और फैक्ट्री में जो भी काम किया करते थे उनको कहते थे फैक्टर। ठीक है, उस जमाने जो व्यापारियों को, उस जो व्यापारी हुआ करते थे उनको फैक्टर कहा जाता, काम करने वालों को नहीं। ठीक है, माफी चाहूंगा। अगला पॉइंट मिलता है कि 1696 में, कब, 1696 तक कंपनी ने अपनी फैक्ट्रियों तथा आसपास बसी आबादी के चारों ओर किले बनाना शुरू कर दिया। कब, 1696 में। ठीक है, अब जब इन्होंने किले बनाना शुरू कर दिया तो किले बनाने शुरू में इनको काफी सारा पैसा भी खर्च करना पड़ा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया कि 1696 में किले बनाना शुरू किया और इसके ठीक 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर के 3 गांव की जमींदारी खरीद ली और यहीं से शुरुआत हुई थी हमारे विनाश की। अर्थात अगर सबसे पहली बात की जाए कि सबसे पहले अंग्रेजों ने कहां पर कब्जा जमाया तो यही इलाका था। सबसे पहले अंग्रेजों ने 1696 में कहां पर, अपनी फैक्ट्री के आसपास किलेबंदी करना शुरू कर दी। कहां पर, बंगाल में। और इसके बाद में बंगाल में ही कुछ मुगल अफसरों को रिश्वत देकर के, आज भी रिश्वत बहुत चलती है, सरकार काफी प्रयास करती है कि रिश्वत ना चले लेकिन बहुत चलती है। अगर आप जा रहे हैं और आपके पास में हेलमेट नहीं है तो अब तो मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, बट आप लोग खुद ही जानते हैं। ठीक है, कितनी रिश्वत चलती है। ठीक है, तो क्या हुआ था, 1696 के 2 साल बाद मुगल अफसरों को अंग्रेजों ने रिश्वत दी और रिश्वत देकर के 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। अब जब 3 गांव की जमींदारी खरीदी थी उनमें से एक गांव था कालीकाता, और कालीकाता को आज हम लोग जानते हैं कलकत्ता नाम से। किसके नाम से, कलकत्ता नाम से। कलकत्ता को पहले कालीकाता कहा जाता। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया
कि पहला और अंतिम अवश्य याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहली फैक्ट्री कब 1696 में बनाई गई थी, सॉरी 1696 में फैक्ट्री नहीं बनाई गई थी, फैक्ट्री बनवाई गई थी 1651 में। ठीक है, सबसे पहली। लेकिन 1696 में क्या हुआ था, अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री के आसपास किलेबंदी करना शुरू कर दिया था। और इसके बाद में सबसे पहला क्या हुआ था, मुगल अफसरों को रिश्वत देकर के 3 गांव की जमींदारी खरीदी गई थी और उनमें से एक था काली काता, पहला है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, और कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि वह बिना शुल्क चुकाए कंपनी को व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। एक तरफ इंग्लैंड में गए और वहां से एक आदेश ले आए, एक चार्टर ले आए कि हमारे मतलब पूरब में इंग्लैंड की कोई और कंपनी हमसे होड़ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ यहां से आदेश ले रहे हैं कि हमको अब शुल्क भी ना चुकाना पड़े और हम यहां से व्यापार भी कर लें। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ के जो औरंगजेब थे, औरंगजेब ने भी हाँ कर दी कि हाँ भाई जाओ और आप बिना शुल्क चुकाए व्यापार करो। लेकिन औरंगजेब ने जो ये फरमान दिया था, इस फरमान में केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार दिया गया था, वहां के निजी अफसरों को नहीं। जो कंपनी के साथ में निजी अफसर आए थे, वो जो अपना निजी तौर पर व्यापार चलाते थे, उनको इससे छूट नहीं दी गई थी। उनको शुल्क चुकाने से उनको शुल्क चुकाने को कहा गया था। लेकिन क्या हुआ कि जब कंपनी को छूट मिल गई तो कंपनी में जो निजी तौर पर अफसर जो व्यापार करते थे, उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। अब जब इतना कुछ हुआ तो बंगाल में राजस्व वसूली बहुत ही कम हो गई, अर्थात बंगाल में जो आमदनी होती थी वो कम हो गई। अब जब बंगाल की आमदनी कम हुई तो क्या हुआ, व्यापार से युद्ध तक, अर्थात अब युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि ना तो कंपनी शुल्क चुका रही है और ना ही कंपनी के आए हुए अफसर। तो यहां पर क्या हुआ, अब अगला पॉइंट मिलता है व्यापार से युद्ध तक, अर्थात कंपनी ने युद्ध कैसे किया। याद रखना, यहां पर आपको सबसे पहला फिर से युद्ध मिलने वाला है, तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है हमको कि बंगाल के नवाब शक्तिशाली शासक थे। जी हां, क्योंकि बंगाल काफी बड़ा जो तो साम्राज्य था और बंगाल में काफी भारी शक्ति संसाधन भी थे, अर्थात यहां से काफी कर भी आता था। तो बंगाल की जो नवाब थे वो काफी शक्तिशाली शासक थे और उन्होंने कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया। जब कंपनी और कंपनी के अफसर सभी लोगों ने मिलकर के उनको शुल्क चुकाने से मना कर दिया और राजस्व वसूली में कमी आने लगी, तो क्या हुआ कि बंगाल के नवाबों ने कंपनी को रियासतें देने से मना कर दी और व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से कहा कि आपको नजराने देने होंगे। और उन्होंने कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया, अर्थात कंपनी सिक्के ढालने लगी थी तो कंपनी को उससे भी वंचित कर दिया और उनकी किलेबंदी को भी बढ़ाने से रोक दिया और कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्हें दलीलें दी कि उनकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। बिल्कुल सही किया, शासक वैसा ही होना चाहिए, कड़क होना चाहिए। लेकिन शासक के बीच में जो रिश्वतखोर जो वहां के अधिकारी थे, जिनको रिश्वत देकर के 3 गांव की जमींदारी ली गई थी, उनके साथ भी कुछ किया जाना चाहिए था। ठीक है, अब उनके विषय में चैप्टर में कुछ डिस्कस नहीं किया गया है। वैसे मैं ओवर नहीं लाया हूं, जो कि अन्य बुक में बताया गया है, मैंने अन्य बुकों का इसमें कवर नहीं किया है। जितना चैप्टर में दिया गया है उतना ही लेकर के आए हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो आप लोग खा पी कर बैठिएगा। और 22 मिनट हो चुके हैं, अभी आगे चलेगा। ठीक है, लमसम 1 घंटा का और आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग खा पी करके बैठिएगा और अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि कंपनी ने जब इतना सब कुछ कर दिया, कंपनी ने कहा ना तो आप किलेबंदी कर सकते हैं, ना तो आप सिक्के डाल सकते हैं और ना ही आप फ्री में यहां पर व्यापार कर सकते हैं, और क्योंकि आपकी वजह से हमारी राजस्व वसूली कम हो रही है और हमारी ताकत कम पड़ रही है। तो क्या हुआ, फिर ऐसा हुआ कि कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। कंपनी जो थी ये टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी, कंपनी लड़ बैठी। कंपनी के अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। जब इतना सब कुछ हो गया तो कंपनी नवाब के राज्य के अतिरिक्त मामलों में टांग अड़ाती थी। साथ ही कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए और अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। अर्थात जब जो नवाब थे, नवाब ने इतना सब कुछ कर दिया, इसके बाद में कंपनी ने उनको चिट्ठियां लिख करके उल्टी सीधी बातें कही और कंपनी ने ये कहा कि जो राज्य के अधिकारी हैं वो हमसे बेतुकी मांगे लेकर के आते कि हमको इतना राजस्व दीजिएगा, इतनी दीजिएगा, इस वजह से हमारा व्यापार तबाह हो रहा है। और धीरे धीरे टकराव चलते रहे और मतलब नवाबों का कहना था कि जो कंपनी है ये हमारे राजस्व की अतिरिक्त मामलों में टांग अड़ा रही, राज्य के मतलब कौन क्या बनेगा क्या नहीं होगा, हर प्रकार के मामलों में टांग अड़ाती है। जब इतना सब कुछ हो गया तो क्या हुआ, फिर प्लासी का युद्ध हुआ।
क्या हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। कब? 1756 में अली बर्दी खां की मृत्यु हुई और अली बर्दी खां की मृत्यु के बाद में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। और जो सिराजुद्दौला था ये बहुत ही काफी मतलब ताकतवर शासक था और इसकी ताकत से कंपनी को भय था, अर्थात कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से भय था। अब जब इसकी ताकत से भय था तो कंपनी ने क्या किया? सिराजुद्दौला की जगह कंपनी ने एक ऐसा कठपुतली नवाब बनाना चाहती थी जो कि उसे व्यापारिक रियासतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। कठपुतली का अर्थ होता है कि आप अपने हाथों से उसे कंट्रोल कर सके, ठीक है, कि आप कहें कि यहां बैठो तो वहां बैठा, आपको ऐसा करो तो करे, ठीक है, आप अपने हाथों की उंगलियों के सहारे से उसको चला सके। कंपनी एक ऐसा ही नवाब चाहती थी, लेकिन जो सिराजुद्दौला था वो काफी शक्तिशाली शासक था और शक्तिशाली शासक उसमें वही होता था जो क्रूर होता था, ठीक है, और जो ये था सिराजुद्दौला ये क्रूर था। अब जो कंपनी के साथ में इसका ये जो संबंध बना, इससे क्या हुआ कि कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी एक को नवाब बना दिया जाए। और कंपनी ने जो हमारे यहाँ पर मतलब कब्जा जमाने का प्रयास किया था, इनमें कंपनी सबसे पहले यही काम करती थी, अर्थात हमें आपस में लड़ाने वाला काम। जी हाँ, आपस में लड़ा देती। जैसे कि यहाँ पर क्या कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी एक को नवाब बना देने के इन्होंने मतलब मनसा चाही, बनाए देने की मतलब बात की। और इसमें क्या हुआ? कंपनी को कामयाबी बिल्कुल भी नहीं मिली। जब सिराजुद्दौला को यह पता चला तो सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उसके राज्य के अतिरिक्त मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी को रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार बिल्कुल भी नहीं हुए तो 30,000 सैनिकों के साथ में, कब? 30,000 सैनिकों के साथ में नवाब ने कासिम बाजार में, कहां पर? कासिम बाजार में। एक एक पॉइंट हाईलाइट करके मैंने रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, सभी पॉइंट डार्क में है, याद कर लीजिए। कहां पर? कासिम बाजार में। कितने सैनिकों के साथ में? 30,000 सैनिकों के साथ में। कहां पर? कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला कर दिया। किसने? सिराजुद्दौला ने, ठीक है। अब जब ये हमला हुआ तो नवाबों की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, उनके गोदाम पर ताला डाल दिया और अंग्रेजों के हथियार भी छीन लिए गए। अब जब हथियार छीन लिए गए, उनकी कंपनी को बंद कर दिया गया, उनके अफसरों को गिरफ्तार कर लिया गया, इसके बाद में अंग्रेजी जहाजों को घेरे में ले लिया गया, अर्थात उनका सब कुछ जब्त कर लिया गया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कोलकाता स्थित किले पर भी कब्जे के लिए उधर का रुख किया, अर्थात नवाब ने ठान लिया था कि भारत से इनको भगाना है, बिल्कुल भगा देना है, ठीक है। क्योंकि जब इन्होंने यहां पर इस इंग्लिश फैक्ट्री को अपने बस में कर लिया, इसके बाद में इन्होंने कोलकाता में स्थित इनकी फैक्ट्री पर जाने का रुख किया, उसको अपने अधिकार में करने का रुख किया। इसके बाद में क्या हुआ? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। कब? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। बंगाल के नवाब जिसका नाम था सिराजुद्दौला, इसके खिलाफ में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में कंपनी की सेना का नेतृत्व किया और यह युद्ध प्लासी के मैदान में हुआ था, इसीलिए इसका नाम पड़ा प्लासी का युद्ध। ओके, और प्लासी का युद्ध शुरू कहां से हुआ था? देखिए, प्लासी का युद्ध यहां पर हुआ जाकर के, और इसका जो कारण बना था वो था पूरा ये कारण, और इससे पहले ये बात हुई थी, इसीलिए मैंने आपको पहले ही हेडिंग दे दी प्लासी का युद्ध, ठीक है। और याद रखना कि मैं प्लासी का युद्ध यहां से लेकर के इसके जो कारण थे सबसे पहले मैंने आपको वो बताया था, इसके बाद में प्लासी का युद्ध हुआ वो मैं आपको बता रहा हूं। तो हर एक टॉपिक को अच्छे समझते चलिएगा और याद करते रहना, ठीक है। क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। इसमें बंगाल की तरफ से नवाब सिराजुद्दौला थे और अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे। और ये युद्ध कहां पर हुआ था? तो प्लासी के मैदान में हुआ था, ठीक है। इसमें कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। और बंगाल की सेना का नेतृत्व किया था सिराजुद्दौला ने, ठीक है। अब इस युद्ध में क्या हुआ था? सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अब सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे जिसका नाम था, देखिए, एक सेना में कई सेनापति हुआ करते थे पहले, ठीक है। और जो सिराजुद्दौला थे इनकी सेना में भी कई सेनापति थे, लेकिन इनकी सेना का एक प्रमुख सेनापति जिसका नाम था मीर जाफर की टुकड़ियों ने कंपनी का साथ देते हुए सिराजुद्दौला की तरफ से युद्ध लड़ने से मना कर दिया, युद्ध में हिस्सा लेने से मना कर दिया। और यही एक कारण बना था जिसकी वजह से सिराजुद्दौला की हार हुई थी। बहुत ही बड़ा कारण था। जी हाँ, नवाब की ताकत होती है संगठन में, उसकी सेना के संगठन में, और जब उसकी सेना ही उसका साथ नहीं देगी तो क्या होगा? एक दूसरा कारण यह बना जाकर के अंग्रेजों के हमारे यहां पर आकर के और हमें गुलाम बनाने का। सबसे पहला कारण कौन सा था? वो कौन सा? रिश्वत वाला, ठीक है। दूसरा कारण बना जाकर के ये मीर जाफर का साथ ना देना। वो यहां पर जान गए थे कि भारत में लोग क्या हैं कि भारत के ही लोगों का साथ नहीं देंगे। यहां पर क्या है कि धर्म को लेकर के, शासन को लेकर के, नवाब बनने को लेकर के हर तरीके से होड़ मची हुई है।
और इसी वजह से यहाँ पर उन लोगों ने अपने कदम को फैलाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। क्या हुआ कि इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। हार का प्रमुख कारण था कि मीर जाफर की टुकड़ियों ने कंपनी का साथ देते हुए युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, जो कि उसकी हार का बड़ा कारण बना। और प्लासी की जंग जब खत्म हो गई तो सिराजुद्दौला को मार दिया गया। जी हाँ, जब सिराजुद्दौला की हार हुई तो हार के बाद में सिराजुद्दौला को मार दिया गया और उसको मारने के बाद में मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, जिसने कंपनी का साथ देते हुए और किसका, सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया था, अर्थात भारत का साथ नहीं दिया था, ब्रिटेन का साथ दिया था। ठीक है, अर्थात देशद्रोह कर दिया था इन लोगों ने। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हुआ कि प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि ये भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। मैंने अभी आपको बताया कि पहला और अंतिम अवश्य याद रखना। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये भी मिलती है पहली, अर्थात कंपनी की सबसे पहली बड़ी जीत यही थी, कौन सी, प्लासी का युद्ध। ठीक है, और प्लासी के युद्ध में मीर जाफर को नवाब बना दिया गया था। ठीक है, अब यहां पर दो चित्र आपको दिखाए जा रहे हैं, ये है सिराजुद्दौला के चित्र और ये है रॉबर्ट क्लाइव का चित्र। देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, यही वो शख्स है जिसने हमारे देश में सबसे पहला युद्ध किया था और युद्ध के बाद में वो जीता भी था। और जो अंग्रेज हमारे यहां पर आए थे, अंग्रेजों ने सिर्फ युद्ध नहीं किया, साम दाम दंड भेद हर प्रकार से नीति अपना करके युद्ध किया था, किसी एक प्रकार से नहीं। जी हाँ, सबसे पहले तो आपस में भिड़ाया था, इसके बाद में विभाजन कर दिया था, विभाजन के बाद में लड़ाई लड़ी थी, कई प्रकार से उन्होंने हथकंडे अपनाए थे, इसके बाद में उन्होंने हमारे ऊपर विजय प्राप्त कर पाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है बक्सर का युद्ध। ठीक है, अब प्लासी का युद्ध जैसे ही खत्म हुआ, इसके बाद में जो मीर जाफर को नवाब बनाया गया था, फिर यहीं से शुरू होता है बक्सर के युद्ध की शुरुआत। बक्सर के युद्ध कब हुआ, जाकर के इनके कारण क्या बने थे, सबसे पहले इसको समझिएगा। तो कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। जब प्लासी का युद्ध खत्म हो गया था, कंपनी ने इस युद्ध को जीत लिया था, तब तक कंपनी मतलब शासन की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि अगर कंपनी उस समय शासन पर बैठ जाती तो संपूर्ण भारत मिलकर के कंपनी को यहां से भगा देता। जी हाँ, और ऐसा शायद ना भी हो पाता, क्योंकि भारत में तब इतनी एकता तो थी नहीं, क्योंकि औरंगजेब ही थी सबसे शक्तिशाली शासक मुगल बादशाहों में, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में पूरा भारत जो था वो बिखर गया था अनेक छोटी छोटी रियासतों में। ठीक है, और जब पूरा भारत बिखर गया था, तब क्या हुआ था कि जो भारत की शक्ति थी वो संगठित ना रह करके 5 अलग अलग कोनियों में विभाजित हो गई थी, अर्थात मुट्ठी जो बंद थी अभी तक वो खुल गई थी। और इसके बाद में जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने भी लड़ाना शुरू कर दिया था। ठीक है, और जब मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, तो क्या हुआ था, जब मीर जाफर को नवाब बनाया जा रहा था, तब तक कंपनी शासन की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं थी। उसका जो मूल उद्देश्य था वो था व्यापार को फैलाना और यहां से मोटी रकम खींचना और अपने देश को आगे बढ़ाना। ठीक है, अब जल्द ही कंपनी को यह एहसास होने लगा था कि सत्ता भी आसान नहीं है, मतलब जल्दी कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान है, कि कठपुतली नवाब जो होते हैं वह हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं नाचते थे, क्योंकि हर इंसान का एक सम्मान होता है, हर इंसान अपनी प्रजा की नजरों में सम्मान चाहता है, और आखिरकार जो नवाब थे उनको भी अपनी प्रजा की नजरों में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। इसी वजह से कंपनी की हर एक बात को नवाब नहीं मान पाया। और इसके बाद में क्या हुआ, जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर के मीर कासिम को नवाब बना दिया। किसको, मीर कासिम को नवाब बना दिया। और जब मीर कासिम ने उसको परेशान किया, तब बक्सर का युद्ध हुआ, कब, 1764 में। ठीक है, याद रखना 1764 में हुआ कौन सा, बक्सर का युद्ध। और इससे पहले 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। ठीक है, ये पहला युद्ध था और ये दूसरा युद्ध था। ठीक है, याद करते चलना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको अभी से बताता चल रहा हूं। ठीक है, ये कंपनी का इतिहास है, भारत में अंग्रेजों के आने से लेकर के यहां पर अपनी सत्ता को कायम करने तक का इतिहास। दूसरा युद्ध कब हुआ था, दूसरा युद्ध हुआ था 1764 में, जो कि बक्सर युद्ध कहा गया, और ये कंपनी और मीर कासिम के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, कंपनी और मीर कासिम के मध्य लड़ा गया था, और इस युद्ध में कंपनी की जीत हुई थी। कंपनी जब जीत गई थी तो कंपनी जीतने के बाद उसने मीर कासिम को मारा नहीं था, बल्कि मीर कासिम को दोबारा नवाब बना दिया। अब जब मीर कासिम को दोबारा नवाब बना दिया गया तो इसके बाद में नवाब को हर महीने में 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाना तय कर दिया गया। जी हां, कि कंपनी को हर महीने अब नवाब 5 लाख रुपए चुकाएंगे, ये एक संधि हुई थी। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, 12 अगस्त 1756 को मुगल सम्राट की मृत्यु के बाद में मुगल सम्राट जो थे, मुगल सम्राट ने जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो उनके बाद में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। यहां पर जो तो कंपनी को क्या हुआ कि सत्ता मिल गई। ठीक है, क्या हुआ कि 1765 को मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया,
गया और जब दीवानी मिल गई तो दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन पर अपना नियंत्रण मिल गया। अर्थात कंपनी के हाथ में अब कहते हैं ना कि पारस मिल गया। ठीक है, तो पारस मिल गया कि भारत के इतने मतलब विशाल साम्राज्य जिसका नाम था बंगाल के संपूर्ण राजस्व पर कंपनी का अब अधिकार हो गया। उस समय तक कंपनी को भारत में ज्यादातर चीजें जो खरीदनी होती थी वो ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले ही खरीदनी पड़ती थी, क्योंकि उस समय ब्रिटेन में कोई भी ऐसी वस्तु ही नहीं थी जो कि भारत में बेची जा सके। ठीक है, भारत में बेचने के लिए उसमें ब्रिटेन में कोई भी चीज नहीं थी। और प्लासी की जंग के बाद में ब्रिटेन से सोने की निकासी कम हो गई थी, क्योंकि जब प्लासी की जंग हो गई थी इसके बाद में कंपनी को यहाँ पर जो यहाँ का जो राजस्व था उस पर थोड़ा बहुत अधिकार हो गया। अब जब थोड़ा बहुत अधिकार हो गया था तो कंपनी वहां से सोने की निकासी कम कर दी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत उसका काम चल जाता। ठीक है, लेकिन जब बंगाल की दीवानी मिल गई तो दीवानी मिलने के बाद में ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही, बिल्कुल भी जरूरत नहीं रही। जी हाँ, क्योंकि भारत में होने वाली आमदनी से ही कंपनी अपने खर्चों को चला सकती थी, कंपनी अपने सारे के सारे खर्चे चला सकती थी। और इसका कारण यह भी था कि कंपनी यहां पर खर्चे क्या करती, सबसे पहले इसको समझिएगा। तो कंपनी यहां पर जो भी खर्चे करती थी, किलेबंदी बनवाना, अपनी सेना का संचालन करना और अपने व्यापार को चलाना, तीनों काम यहाँ के बंगाल से जो मिलने वाला राजस्व था इसके आधार पर कंपनी करने लगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से शुरू होती कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। ठीक है, जो इनकी अधिग्रहण की नीति थी इसी के बीच में ये आता है। ठीक है, तो कंपनी के अफसर जब नवाब बन बैठे थे तो इसके विषय में भी समझिएगा। नवाब बनने के बाद में कंपनी के पास में अब सत्ता और ताकत थी। जी हाँ, सत्ता ताकत मिलने के बाद में कंपनी का हर कर्मचारी नवाब की तरह जिंदगी जीने की ख्वाहिश रखने लगा था कि अब क्या, अब तो हम भाई भारत में अपना कदम रख चुके हैं, अपनी साम्राज्य स्थापित कर चुके हैं, अब हमको नवाब की तरह जिंदगी जीनी है। यही उन्होंने अपना निर्णय दिखा दिया और इसी प्रकार से अपनी जिंदगी को जीने लगे। अब प्लासी के युद्ध के बाद में बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। मतलब उनको बाध्य कर दिया गया कि आपके पास में जो जमीनें हैं वो हमें तोहफे के तौर पर दो और जो पैसा है वो भी हमको जो तो तोहफे के तौर पर दो। जी हाँ, बिल्कुल निजी तोहफे के तौर पर देना होगा। बिल्कुल इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया। जो कंपनी प्लासी के मतलब युद्ध में के बाद में जो बंगाल के असली नवाब थे उनको इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया। अब खुद रॉबर्ट क्लाइव ने जो कि यहाँ पर आया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी 1743 में, जब वह इंग्लैंड से मद्रास, जो कि आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है, मद्रास पहले मद्रास था, आज इसे हम लोग चेन्नई के नाम से जाने जाते हैं। तो 1743 में जब इंग्लैंड से मद्रास आया था कौन, रॉबर्ट क्लाइव, तो उसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। और 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद में हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो उसके पास में 4,01,102 पाउंड के बराबर कीमत मतलब पैसा था, इतनी संपत्ति थी। और उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो 4 लाख रुपए बहुत होते थे और उसके पास में तो 4,01,102 पाउंड के बराबर तो संपत्ति थी, पाउंड के बराबर थी। जी हाँ, इस बात को आप लोग समझ सकते हैं कि इसने यहाँ पर कितनी लूटपाट मचाई होगी, कितना भ्रष्टाचार फैलाया होगा। दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि गवर्नर के दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए यहाँ पर भेजा गया था। जी हाँ, खत्म करने का काम सौंपा गया था। देखिए इसने इसका जो सबसे पहला कार्यकाल था इसने बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से निभाया, लेकिन जब इसको दूसरा कार्यकाल दिया गया, जो इसका दूसरा कार्यकाल था, इसके दूसरे कार्यकाल में कंपनी के भीतर में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था उसको खत्म करने का इसको काम सौंपा गया था। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप की सफाई देनी पड़ी। कहा जाता ना कि अगर बिल्ली को दूध की सुरक्षा के लिए बैठा लोगे, दूध की रखवाली के लिए बैठा लोगे, तो बिल्ली पतीला चाट कर जाएगी, साफ कर जाएगी। और ऐसा ही यहां पर हुआ, खुद भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए भेजा गया। तो होगा क्या, भ्रष्टाचार और फैलेगा। यही यहां पर भी हुआ, जिस व्यक्ति को भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था उसने खुद भ्रष्टाचार फैलाया और परिणाम क्या निकला, जब वो यहां से गया तो उसके पास में 4,01,102 पाउंड के बराबर संपत्ति थी। ठीक है, और इसके बाद में 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद को भ्रष्टाचार के आरोप में सफाई देनी पड़ी और सरकार को उसे उसकी जो अचूक संपत्ति थी
इस अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे, मतलब संदेह की दृष्टि से देखे जा रहे थे, इसके पास में इतनी संपत्ति कैसे आई, इसने इतना पैसा कैसे जमा किया। भाई कहते ना कि खून पसीने की कमाई हम भारतीयों की थी, उन सभी कमाई को ये ले गया। इसके बाद में क्या हुआ कि भ्रष्टाचार से के आरोपों से तो इसको बरी कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। कहते ना कि जो बुराई का पैसा होता है फलता नहीं है, ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। इन्होंने हमारे यहाँ पर भारत में जो लोग थे, इनके खून पसीने की कमाई को मतलब ले गए, यहाँ से मारा कूटा, गलत तरीके से पैसा कमाया, और इस पैसे का ये लाभ नहीं उठा पाए जिंदगी भर। इन्होंने क्या किया, आत्महत्या कर ली। कब? 1774 में, और 1772 में इनको भ्रष्टाचार के आरोप में खुद को सफाई देनी पड़ी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है नवाब। ठीक है, यहां पर मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था पहले, आप लोगों के मन में सवाल होगा, ये नवाब। ठीक है, तो ये जो नवाब शब्द है, ये जो आजकल हम लोग नवाब शब्द का उपयोग करते हैं, ये भारतीय शब्द नवाब का एक अंग्रेजी संस्करण है। ठीक है, क्या है? अंग्रेजी संस्करण है, जो कि भारतीय शब्द नवाब का अंग्रेजी में है। कहते हैं ना, अंग्रेज हुआ करते हैं नवाब, नवाब। ठीक है, मतलब अंग्रेजी उनका बोलने का टाइप ही अलग था, मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा वैसे, तो वो लोग नवाब कहते थे, तो उसी अनुसार से ये इस प्रकार से लिखा जाता। ठीक है, तो उन लोगों ने नवाब बनने की मतलब इच्छा जताई थी। और यहाँ पर एक बात और कही जाती, देखिए जो भी ब्रिटेन से यहाँ पर लोग आए थे, मैंने जब यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी ब्रिटेन से यहाँ पर लोग आए थे, वो देखिए उनका सबका यही मानता कि यहाँ से पैसे कमाने हैं और अपने देश में जाकर के नवाबों की तरह जिंदगी जीनी है, मतलब ऐश और आराम से जिंदगी जीनी है। इनमें से काफी सारे लोग आए थे जिन्होंने यहाँ पर पैसा कमाया, और कमाने के बाद में विदेश गए, और जो विदेश में गए तो उन्होंने अपनी जिंदगी को खुशी से जिया भी, और वो जो यहाँ से जिंदा चले गए, उनको वहां पर नवाब की तरह देखा जाता। जी हाँ, उनको वहां पर नवाब माना जाता कि भारत से विजय होकर के लोग आए हैं। आज भी देखा जाता है, लोग पैसे कमाने के लिए विदेश में जाते हैं अपने भारत देश से, ऐसा आज भी देखा जाता है ना। और ठीक ऐसा ही होता है, पहले हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कंपनी का फैलता शासन। ठीक है, इसको भी समझिएगा। अंग्रेजों ने भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने के लिए पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद में कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। अब जो रेजिडेंट हुआ करते थे, ये जो रेजिडेंट हुआ करते थे, इनका प्रमुख कार्य था कि कंपनी के राजनीतिक या फिर व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। जो रेजिडेंट होते थे, ये कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे, और इनका काम ही होता था कि कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना। ठीक है, अर्थात कंपनी के हितों को की रक्षा करने के लिए और कंपनी के हितों को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी ने हर रियासत में एक रेजिडेंट तैनात कर दिया। अब इसके बाद में क्या हुआ, जब रेजिडेंट तैनात कर दी, तो रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी व्यापारिक राज्यों के भीतरी मामलों में टांग अड़ाने लगी, मतलब दखल देने लगी। अब इतना जब सब कुछ हुआ, तो अगला राजा कौन बनेगा, किस पद पर कौन बैठेगा, इस तरह की चीजों को अब काबी निर्णय कंपनी के अफसर तय करना चाहते थे। मतलब हर प्रकार से गुलाम बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे, कि अगला राजा कौन बनेगा, इस पद पर कौन बैठेगा, महामंत्री कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा, ये कौन बनेगा, वो कौन बनेगा। हर तरह के निर्णय कंपनी के जो शासक हुआ करते थे, कंपनी के अधिकारी हुआ करते थे, वही लेना चाहते थे। और इसी की वजह से उन्होंने रेजिडेंट को तैनात किया, जिससे कि देखिए अफसरों को बनाना, राजा कौन बनेगा इसका निर्णय करना, किस पद पर कौन बैठेगा इसका निर्णय करना, ये सारे काम कंपनी ने इसलिए किए थे ताकि जो अधिकारी वहां पर आए वो कंपनी के हितों की रक्षा ही करे, कंपनी के हित में ही काम करे। कंपनी के विरोधी कोई भी ऐसा शासक ना आए जो कि कंपनी का विरोध करे, और जो ऐसा कोई भी पद पर अधिकारी ना बैठा दिया जाए जो कि कंपनी जो मनमाना काम करती है इसको रोके। इसीलिए कंपनी ने इस सारे पद को अपने आप तय करने की चाहत रखी। अब कंपनी द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया में सहायक संधि, ये एक मतलब का प्रयोग किया गया, और जो सहायक संधि है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संधि मानी गई थी। ठीक है, जिसके तहत इसे स्वीकार करने वाला जो भी रियासत होती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रख सकती थी, अर्थात वह अपनी वो जो राजा हुआ करता था अपनी मतलब उसके हाथ काट देना समझो, क्योंकि एक राजा की ताकत उसकी सेना में होती थी। क्योंकि अगर जब तक राजा के पास में विशाल सेना है तब तक वो किसी के साथ भी युद्ध कर सकता है और किसी को भी पराजित कर सकता है। कंपनियों ने यहाँ पर क्या किया कि सहायक संधि ला करके मतलब भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया में सहायक संधि ला करके भारतीय राजाओं के हाथ पैर काट डाले। ठीक है, अर्थात जो राजा की ताकत हुआ करती थी सेना उसको ही हटा दिया। जो सहायक संधि थी इसके अनुसार क्या होता था कि जो भी रियासत स्वीकार करती थी वो अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रख सकती थी, और उन्हें कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी, और सहायक सेना के रखरखाव के लिए भी कंपनी को पैसा देती थी।
अर्थात जो भी राज्य इस सहायक संधि को अपनाता था वो अपनी ना तो स्वतंत्र सेना रख सकता था और इसके बावजूद उसकी जो रक्षा होती थी वो कंपनी करती थी, उसके बदले में कंपनी को उसे पैसा देना होता था। किसके लिए? सेना के रखरखाव के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है कि अगर भारतीय शासक यह रकम अर्थात जो सेना के रखरखाव के लिए जो पैसा देना होता था, इस पैसे को जो भी शासक अदा नहीं कर पाता था, जो अदा करने में चूक जाते थे, तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका उनसे छीन लिया जाता था, अपने कब्जे में कर लेती थी कंपनी। और उदाहरण के लिए गवर्नर जनरल जिनका नाम था बेले जली जिनको 1798 से लेकर के 1805 तक इन्होंने राज किया था भारत पर। इसके समय में अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा राज्य कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर कर दिया गया था और इसी आधार पर हैदराबाद के कई इलाके छीन लिए गए थे। मतलब ये कंपनी की अधिग्रहण की एक नई नीति थी सहायक संधि को लेकर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है टीपू सुल्तान शेर ए मैसूर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही शक्तिशाली शासक था ये। मैं जब इसके नोट्स बना रहा था मुझे काफी इंटरेस्ट आ रहा था मुझे इस टॉपिक को लिखने में, समझने में और उसके इतिहास को पढ़ने में। समझ गए इसको भी? तो हैदर अली का शासन काल था 1761 से लेकर के 1782 तक इसने राज किया था और हैदर अली का पुत्र था जिसका नाम था टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था और टीपू सुल्तान ने 1782 से लेकर के 1799 तक राज किया था। ठीक है, और टीपू सुल्तान के समय मालाबार तट पर होने वाला जो व्यापार था ये मैसूर रियासत के नियंत्रण में था और यहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी और जो टीपू सुल्तान था ये मैसूर रियासत का शासक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोका तथा अपने सौदागर जो उनके यहां पर जो व्यापारी हुआ करते थे अपने सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। अर्थात टीपू ने साफ तौर से कह दिया कि कंपनी के लिए हम कोई भी सेवा नहीं कर सकते, फिलहाल हमारे यहाँ का शटर डाउन है, आप कहीं और जाकर के ट्राई कीजिएगा। ठीक है, मतलब मैसूर में कंपनी को कदम भी ना रख पाए इस बात के लिए उन्होंने पुख्ता इंतजाम कर दिया। ना तो उन्होंने स्वयं मतलब अपने राज्य की तरफ से व्यापार को आगे बढ़ाया, व्यापार को बंद कर दिया और इसके बाद में जो वहां के सौदागर हुआ करते थे उनसे भी कह दिया कि आप कंपनी के साथ में किसी प्रकार कोई भी व्यापार नहीं कर सकते। अब जो टीपू सुल्तान था, टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता क्योंकि ये मैसूर का शासक था, मैसूर रियासत का पर इसका नियंत्रण था और मैसूर का ये शासक कहा जाता और इसको शेर ए मैसूर कहा जाता। और जो ये टीपू सुल्तान था इसका जो राजसी झंडा था इस पर भी शेर की तस्वीर हुआ करती थी, शेर की तस्वीर। और टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले जो फ्रांसीसी व्यापारी थे इनसे घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिए थे और घनिष्ठ संबंध विकसित करने के लिए मतलब विकसित किए थे और उसके बाद में फ्रांसीसी व्यापारियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया था। ठीक है, अब टीपू सुल्तान के विषय में हम आगे के चैप्टर्स में और डिस्कस करेंगे। वैसे हम आपको यहां पर एक झलक बता देना चाहते हैं कि टीपू सुल्तान के पास में ऐसी तलवार थी जिससे कि लोहे के कवच को भी भेदा जा सकता है। ठीक है, अब इस तलवार की खासियत ऐसी क्यों थी इसके विषय में हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में इस बात को नहीं बताया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। अर्थात जैसे ही अंग्रेजों को मैसूर में मतलब व्यापार करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी गई, इनको यहां से खदेड़ दिया गया, तो अंग्रेज इससे आग बबूला हो गए और उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देने लगे। अर्थात कंपनी को इस बात का भय हो गया कि अगर हम इनसे मतलब आगे इनको हमने नहीं दबाया अभी तो आगे चल करके ये हमको यहां से भगा देंगे। मतलब साफ तौर पर महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखने लगे थे अंग्रेजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान। ठीक है, अब अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों ने 4 बार जंग की थी। जी हाँ, अंग्रेजों की मैसूर के साथ में 4 बार जंग हुई थी, जिनमें सबसे पहली जंग थी 1767 से लेकर के 1769 के बीच में, अर्थात 1767 से लेकर के 1769 तक।
दूसरी थी 1780 से लेकर के 1784 तक, अर्थात 1780 से लेकर के 84 तक। तीसरी थी 1790 से 92 और चौथी थी 1799 में। ठीक है, अब इन जो दो ये पहले के युद्ध हुए थे, इनमें कंपनी की हार हुई थी। तीसरा जो हुआ था 1792 में जो खत्म हुआ था, इसमें मराठों और हैदराबाद के निजामों, इन्होंने कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद में टीपू सुल्तान को अंग्रेजों मतलब क्या हुआ था कि इन्होंने कंपनी का साथ दिया था, कि इन्होंने मराठों ने, हैदराबाद के निजामों ने और कंपनी की संयुक्त सेना, इन तीनों ने मिलकर के टीपू सुल्तान पर हमला किया था। अब जब तीन लोग मिलकर के एक पर हमला करेंगे तो भाई दबना तो है ही है। इसके बाद में क्या हुआ कि जो ये टीपू सुल्तान था, इसकी हार हुई और हारने के बाद में यहां पर संधि हुई। अब जो टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के साथ में संधि करनी पड़ी थी, इस संधि के तहत टीपू सुल्तान के दोनों बेटों को अंग्रेजों के पास में बंधक के रूप में अपने पास में रख लिया गया और चौथे अर्थात श्रीरंगपट्टम जो 1799 में युद्ध हुआ था, चौथा जिसको श्रीरंगपट्टम का आखिरी जंग कही गई है, मैंने आपको अभी पहले बताया था कि पहला और आखिरी हमेशा याद रखना। पहला कब हुआ था? 1767 से लेकर 1769 के बीच में, जिसमें टीपू सुल्तान जीता था, और आखिरी हुआ था श्रीरंगपट्टम का युद्ध, ठीक है, जिसे चौथा युद्ध कहा जाता है, और ये 1799 में हुआ था। ठीक है, तो चौथे युद्ध में और आखिरी जंग में कंपनी को सफलता हासिल हुई थी पूरी तौर पर। ठीक है, और जो 1792 वाला युद्ध हुआ था, इसमें किसी को भी मतलब जीत नहीं हुई थी। टीपू सुल्तान और अंग्रेज दोनों बराबर पड़े थे, क्योंकि टीपू सुल्तान की जो सेना थी, इसका आधुनिकीकरण हो चुका था और टीपू सुल्तान के पास में मतलब हथियार काफी शक्तिशाली थे, इससे कंपनी की सेना जीत नहीं पाई थी। ठीक है, लेकिन कंपनी ने भी हार नहीं मानी थी, 4 बार युद्ध किया था। जी हाँ, और मतलब जीत कर ही माने थे। और आप लोग देखिएगा यूपीएससी की इतनी लंबी दूरी को देख करके ही अधिकतर स्टूडेंट मतलब पीछे हट जाते हैं कि अब हम इसकी तैयारी क्या करें, मतलब हिंदी माध्यम वाले छात्र सिलेक्ट नहीं होते हैं तो क्या करें, हम करें या ना करें, मतलब काफी सारा भय सा ऐसा लगा रहता है। क्यों डरते हो भाई? कंपनी को देखिएगा ना, 4 बार उन्होंने अटैक किया टीपू सुल्तान पर, 3 बार मतलब हारे थे, चौथी बार जीते और यहाँ पर राज किया। आप भी मतलब एक बार नहीं सिलेक्ट होगे, 2 बार नहीं सिलेक्ट होगे, कितने बार नहीं होगे, एक वीडियो को 4 बार देखिएगा, ये चैप्टर आपको कंप्लीट याद हो जाएगा, देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते। तो क्या हुआ कि चौथा युद्ध हुआ, जिसको श्रीरंगपट्टम का आखिरी जंग कही जाती है, इसमें कंपनी को सफलता मिली और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर का राजकाज पुराने बाडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। अर्थात जो टीपू सुल्तान के वंश से पहले जो लोग यहां पर राज करते थे, उनके हाथ में इसको सौंप दिया गया और इसके बाद में मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर सहायक संधि ना थोपी जाती तो मैसूर की जो सेना थी, इसका आधुनिकीकरण पहले ही हो चुका था, तो यहां की जो बाद में रियासत शासक बने थे, जिनको पुराने बाडिया राजवंश के जो शासक थे, ये लोग कंपनी के साथ में विद्रोह कर सकते थे। इसीलिए कंपनी ने यहां पर क्या किया, अपनी सहायक संधि थोप दी। ठीक है, अर्थात मैसूर की अब कोई सेना नहीं थी, कंपनी मैसूर का मतलब रक्षा करती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको 2 चित्र दिखाए जा रहे हैं। ये वाला चित्र टीपू सुल्तान का, आप लोग देख सकते हैं, ये टीपू सुल्तान आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपको जो चित्र दिखाया जा रहा है वो वाला ये है। ठीक है, टीपू सुल्तान का एक खिलौना है। ठीक है, और इसमें आप लोग दिखाया जा रहा है कि जो ये खिलौना है, ये टीपू के एक विशाल काय मशीन है, जो कि खिलौने की तस्वीर है, विशाल काय खिलौने मशीन खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर है, जो कि एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए, और जब इसका हैंडल घुमाया जाता था, इसका जो हैंडल है कहां पर है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, या शायद यहां होगा या फिर कहीं और होगा भाई, हैंडल का है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो इसमें नकली शेर दहाड़ने की आवाज आ रही थी और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज आ रही थी। मतलब साफ है कि अंग्रेजों को उन्होंने इस प्रकार से मतलब मजाक उड़ाया था कि हम एक शेर हैं। ठीक है, और टीपू सुल्तान को वैसे भी शेर मैसूर कहा जाता है, और हम अंग्रेजों को इस प्रकार से कि दबा रहे हैं, मार रहे हैं कि वो चिल्ला रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार का प्रदर्शन करने की यहाँ पर दिखाया गया था। और अब जो ये पूरा खिलौना है, अब ये खिलौना शेर है, ये लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। और ये 4 मई 1799 को जब कंपनी ने श्रीरंगपट्टम को रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान को मार दिया था, तब इसके बाद में इस खिलौने को इंग्लैंड ले गए थे और तब से ये वहीं पर, अभी तक वहां से यहाँ नहीं आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इससे अभी भी वो लोग कमाई कर रहे हैं। ठीक है, जहां भी म्यूजियम में इस चीज को रखा जाएगा, देखने के लिए हजारों लोग जाएंगे, और जो जाएंगे उनको मतलब पैसा और देना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब जब टीपू सुल्तान के बाद में इनकी लड़ाई हो गई और टीपू सुल्तान को मार दिया गया, इसके बाद में शुरू होती मराठों की लड़ाई, ठीक है, अंग्रेजों के साथ में। काफी लंबा चैप्टर जा रहा है आज का ये है, 53 मिनट का हो चुका है, अभी थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। मैंने पहले ही बताया था कि चैप्टर जो होंगे काफी बड़े बड़े होने वाले हैं, मैं भी थक जाता हूँ, ठीक है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो जब मराठों की लड़ाई, उसके विषय में भी समझिएगा। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। कब? 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में दिल्ली में लड़ाई हुई थी, और दिल्ली हार गए थे। इसमें कौन? मराठा, ठीक है। अब जब मराठा लोग दिल्ली हार गए थे, तो हारने के पश्चात मराठों का सपना चूर चूर हो गया था दिल्ली से संपूर्ण भारत पर राज करने का। जी हां, मराठों का सपना चूर चूर हो गया था। और इसके बाद में, इस युद्ध के बाद मराठा क्षेत्र को कई राज्यों में बांट दिया गया था, और इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे राजवंशों के हाथों में सौंप दी गई थी। जो ये पानीपत की तीसरी लड़ाई, इसमें इसको हमने क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10 में एक्सप्लेन किया। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देख लीजिएगा, लास्ट ही टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 का, आप लोग एक बार अवश्य देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जब ये युद्ध हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेज इसमें नहीं थे, ये अहमद शाह अब्दाली और मतलब अंग्रेज मराठों के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी। और इस लड़ाई में क्या हुआ था कि अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था, और हराने के बाद में, और इस पर एक फिलहाल अगर देखा जाए तो इस पर एक मूवी बनी है। जी हाँ, पानीपत पर एक मूवी भी बनी है, और इसमें मतलब अजय देवगन नहीं है, मतलब वो काफी जो तो मूवी बनी है, आप लोग अगर देखें तो देख लें, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी, मैंने देखी है, शायद आपने भी देखी हो, पानीपत पर मूवी है। और ज्यादा मैं एक्टरों के ऊपर ध्यान नहीं देता हूं, तो मुझे नाम याद नहीं रहते सभी के हैं, वरना मैं भी आपको बताता, ठीक है। आगे बढ़ते। तो क्या हुआ कि जब पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार हुई, और इसके बाद उनका सपना चूर चार हो गया कि वो संपूर्ण भारत पर राज नहीं कर सकते, इसके बाद में क्या हुआ कि युद्ध के बाद में मराठा क्षेत्र कई राज्यों में बांट दिया गया। अब जो कई राज्यों में क्षेत्र बांटा गया था, इन सभी राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर और गायकवाड़, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले, इन 4 राजवंशों के हाथों में थी। और ये सारे सरदार एक पेशवा अर्थात सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत कन्फेडरेसी अर्थात राज्य मंडल के सदस्य थे। अर्थात पेशवा जो था वो राज्य मंडल का सैन्य और प्रशासनिक प्रमुख हुआ करता था, जो कि पुणे में रहता था। इसके अंडर में रह करके सभी राज करते थे। और महादजी सिंधिया, कौन? महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरी 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। यहां पर मैंने भी आपको पहले बताया था कि आखिरी और पहला याद रखना, ठीक है। यहां पर क्या है? आखिरी प्रसिद्ध 2 मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे, कौन से? ये नाना फडणवीस और कौन से? महादजी, ठीक है, महादजी सिंधिया, ये 2 लोग, ठीक है। अब जब पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार हुई थी, तो मराठों के राज्यों को कई छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया था, और इनके जो बागडोर थी वो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे राजवंशों के हाथों में सौंप दी गई थी। और ये सारे राजवंश एक पेशवा अर्थात सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत काम करते थे, और अंतर्गत एक राज्य मंडल के सदस्य थे, और उसके अंतर्गत ही काम करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला पॉइंट मिलता है कि एक के बाद एक कई युद्ध में कंपनी मराठों को घुटने के बल टेकने पर मजबूर कर दिया। मतलब कंपनी ने क्या किया कि एक से लड़ाई लड़ी, फिर दूसरे से लड़ाई लड़ी, फिर तीसरे से लड़ाई लड़ी, छोटे छोटे युद्ध किया, और इसके बाद में क्या हुआ कि जो मराठी लोग थे इनको घुटने के बल टेकने के लिए मजबूर कर दिया। और इसके बाद में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में हुआ था, जो कि सालबाई की संधि के साथ में खत्म हो गया था, ठीक है, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीता था। इसके बाद में दूसरा युद्ध हुआ था आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1803 से लेकर के 1805 तक चला था। और इसका परिणाम स्वरूप 1803 में देवगांव की संधि हुई थी, क्योंकि देवगांव में लड़ाई लड़ी गई थी, तो इसलिए ये देवगांव की संधि कही गई। और संधि हुई थी, तथा उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे। अर्थात यहाँ पर क्या हुआ कि जो देवगांव की संधि हुई थी, इसमें उड़ीसा, यमुना, आगरा, दिल्ली, इनके कई सारे भूभाग जो थे वो अंग्रेजों के कब्जे में चले गए थे। इसके बाद में 1817 से 19 के बीच में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, और मराठों की ताकत को इस युद्ध में पूरी तरीके से कुचल दिया गया था। और इसके बाद में पेशवा को पुणे से हटा करके कानपुर के पास में पेंशन पर भेज दिया गया था कि आपको इतनी पेंशन दी जाएगी, आप आराम कीजिएगा, आपको राजनीति से कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसके बाद में कंपनी ने अपना साम्राज्य विस्तार शुरू कर दिया था यहां पर, और कंपनी का साम्राज्य मतलब फैल गया था। इसके बाद में क्या हुआ, फिर आया सर्वोच्चता का दावा, चैप्टर समाप्ति की ओर है।
आप लोग सावधान रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते तो 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। कब? 19वीं सदी की शुरुआत में, ठीक है। और लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक, कौन से? लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से लेकर के 1832 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की थी। किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। हेस्टिंग्स है जी, हेस्टिंग्स है, याद रखना। हेस्टिंग मतलब थोड़ा सा अटपटा नाम है, अंग्रेजों का है भाई, भारतीय लोगों का थोड़ी ना है। भारतीय लोगों के जो नाम होते हैं वो एक बार सुनो तो याद हो जाएंगे, और वैसे भी अंग्रेजों की भाषा लगती है तो उस हिसाब से उनका नाम भी अलग ही है, ठीक है। जो हेस्टिंग थे इन्होंने 1813 से लेकर के 23 तक गवर्नर जनरल रहे थे, और इनकी जो ये पूरी गवर्नर जनरल की जो कार्यकाल था ये पूरा का पूरा क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर ही चलते रहते, और ये 19वीं सदी की शुरुआत तक कंपनी की इन्होंने मतलब आक्रामक नीति चलाई थी। और इनका दावा था कि जो लॉर्ड हेस्टिंग थे इनके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू कर दी गई थी। कंपनी का दावा था कि कंपनी की सत्ता सर्वोच्च है और इसके लिए भारतीय राज्यों से ऊपर है। मतलब जो कंपनी की सत्ता है सर्वोच्च है और इसीलिए भारतीय राज्यों से ऊपर है। ये बात मैं अगर सच्चे तौर पर कहूं तो उन्होंने बिल्कुल सत्य कही थी, क्योंकि अगर कंपनी उनसे सर्वोच्च ना होती तो क्या कंपनी हम पर राज कर पाती? हमारे यहाँ की घूसखोर इतने हैं कि उनकी वजह से ही कंपनी अपने हमारे यहाँ पर राज कर पाई। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि कमेंट अवश्य किया करिएगा, क्योंकि कमेंट करने से आप अगर कमेंट करते हैं तो ये समझिएगा कि आप टॉपिक को याद कर रहे हैं। जब तक आप टॉपिक को याद नहीं करेंगे, समझेंगे, तब तक कमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कंपनी ने यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है और इसीलिए भारतीय रियासतों से ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इतनी बात कह दी गई थी इसके बाद में, लेकिन ये जो प्रक्रिया थी ये बेरोक टोक नहीं चली थी। मतलब जो कंपनी की अधिग्रहण की नीति थी, आगे बढ़ने की नीति, ये बेरोक टोक बिल्कुल नहीं थी। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, कहां पर? कित्तूर, जो कि फिलहाल आज कर्नाटक कहा जाता है इसको, तो कर्नाटक के छोटे से राज्य को छोटे से राज्य को कस्बे में लेने का प्रयास किया था, मतलब कब्जे में लेने का प्रयास किया था कर्नाटक के छोटे से राज्य को, तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए थे। मतलब रानी चेन्नम्मा यहाँ की शासिका थी और इन्होंने हथियार उठा लिए थे और अंग्रेजों के खिलाफ में आंदोलन शुरू कर दिया था। और इसके बाद में 1824 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और 1829 को जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब भाई मृत्यु हुई थी, फिर इनको मार दिया गया था, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। वैसे आपको तो पता ही है कि अंग्रेजों ने इनको मार ही दिया होगा, क्योंकि ये आक्रामक नीति पर आ गए थे। अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने हथियार उठाए थे, और अगर इनको छोड़ा जाता तो फिर से ही अंग्रेजों को भगाने का प्रयास करती, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इनको मार दिया है। फिर आप कह सकते हैं, वैसे आप लोग यही लिखिएगा कि इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। ये मत लिखना कि मार दिया गया, क्योंकि ये किसी भी किताब में मुझको अभी तक लिखा हुआ नहीं मिला है, चैप्टर में भी मृत्यु हो गई यही लिखा है, तो आप लोग यही लिखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चेन्नम्मा की मृत्यु के बाद में क्या हुआ? कित्तूर में स्थित संगोली, कौन? संगोली के एक गरीब चौकीदार जिसका नाम था रायन्ना, इसने यह प्रतिरोध जारी रखा था। किसने? रायन्ना ने ये प्रतिरोध जारी रखा था, और खास चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों को और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। मतलब जो ब्रिटिश शिविर हुआ करते थे, दस्तावेज हुआ करते थे, उनको नष्ट कर दिया, और आखिरकार उन्हें 1830 में फांसी पर लटका दिया गया था। अंग्रेजों ने उसको पकड़ा और 1830 में रायन्ना को, जो कि गरीब चौकीदार था, कहां का? संगोली का, उसको 1830 में फांसी पर लटका दिया गया था, ठीक है। और जो रायन्ना था ये चेन्नम्मा के मृत्यु के बाद में कित्तूर में स्थित संगोली में, मतलब कित्तूर की इसने मतलब क्या किया था? इस प्रतिरोध को जारी रखा था जिसको चेन्नम्मा ने शुरू किया था। याद रखना, मैंने आपको पहले बताया कि पहला और आखिरी अवश्य याद रखना, चेन्नम्मा जो थी ये पहली ऐसी व्यक्ति जिन्होंने यहाँ पर आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत ही डरी हुई थी। रूस का प्रभाव एशिया में बढ़ने लगा था और इसी वजह से कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। इसलिए उसने क्या किया था? इसी डर के चलते कंपनी उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती थे, और उन्होंने 1838 में से लेकर के 1842 के बीच में अफगानिस्तान के साथ में एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर दिया था। मतलब वहां पर कंपनी प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं चला देती, लेकिन वहां पर अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी का यह अधिकार था। इसके बाद में क्या हुआ? 1843 में सिंध
अंग्रेजों के कब्जे में आ गया और 1839 में रणजीत सिंह को मृत्यु के बाद में, जब रणजीत सिंह की मृत्यु हुई, इसके बाद में पंजाब से अंग्रेजों की दो लंबी लड़ाइयां हुई। आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब को भी अपने अधिकार में कर लिया, अर्थात पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। ठीक है, इतना सब कुछ हुआ। इसके बाद में शुरू होती है विलय नीति। ठीक है, अर्थात अभी चैप्टर आगे है, ये विलय नीति। इसके बाद में एक टॉपिक और मिलेगा, फिर चैप्टर समाप्त होगा। ठीक है, आगे बढ़ते। वैसे आज का चैप्टर काफी बड़ा हो गया, मुझे इसको दो पार्ट में लाना चाहिए था, लेकिन नहीं, एक ही पार्ट में लाए हैं। और वैसे आपको ऐसा लग तो नहीं रहा होगा ना कि मैं चैप्टर को समझा नहीं रहा हूं या फिर कुछ भी है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है कि ब्रिटिश काल में अधिग्रहण की आखिरी बड़ी लहर 1848 से लेकर के 1856 के बीच में गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। और डलहौजी ने नई नीति अपनाई थी जिसको विलय नीति के नाम से जाना गया था। ठीक है, कब? देखिए, जो लॉर्ड डलहौजी थे, इन्होंने 1848 से लेकर के 1856 के बीच में शासन किया था, और इसी बीच में ब्रिटिश काल में अधिग्रहण की नीति चली थी। ठीक है, अधिग्रहण की आखिरी और सबसे बड़ी लहर चली थी ये। ठीक है, और इसको चलाने वाला था लॉर्ड डलहौजी। जी हाँ, और लॉर्ड डलहौजी की सबसे बड़ी इस नीति को कहा जाता है विलय नीति। ठीक है, याद रखना। इस नीति के अनुसार यदि किसी भी शासक की मृत्यु हो जाती है, उसका कोई भी पुरुष वारिस नहीं, अर्थात उसका कोई भी पुत्र नहीं है, तो उसकी रियासत कंपनी हड़प लेती थी, यानी कि वह कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाती थी। और इस सिद्धांत के आधार पर उसने सबसे पहले सतारा, जो कि 1848 में इसका विलय हुआ था, इसके बाद में उसने संबलपुर, जिसका 1850 में विलय किया था, इसके बाद में वर्तमान छत्तीसगढ़ का उदयपुर, जिसका 1852 में विलय किया था, इसके बाद में झांसी, जिसका 1854 में विलय किया था, इसके बाद में नागपुर, जिसका 1853 में विलय किया था। इतने राज्यों का विलय कर लिया। इसके बाद में 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था, और तर्क यह दिया था कि अवध की जनता को नवाब की कुशासन से आजाद करने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, और इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। परिणाम स्वरूप अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए थे। मतलब साफ है कि जब इन्होंने संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया, इसके बाद में संपूर्ण भारत के लोगों ने 1857 में विद्रोह शुरू किया, और इस विद्रोह में अवध के लोगों ने भी अपना साथ दिया था। ठीक है, क्योंकि अवध की जो जनता थी उस पर उसके जो मतलब बहुत ही चाहते हुए, मतलब अच्छे जो नवाब थे वहां के, उनको हटा करके और कंपनी ने अपना कुशासन लगा दिया था। और उन्होंने दलीलें दी थी कि अवध के जो नवाब हैं उनके कुशासन से हम अवध की जनता को आजाद कर रहे हैं, और जबकि गुलाम बना लिया था। ठीक है, मतलब गुलाम से आजादी से गुलामी प्रदान की थी, और कहा यह था कि हम इनको आजाद कर रहे हैं। यहां पर आपको एक चित्र दिखाया जा रहा है, जो चित्र है ये महाराजा रणजीत सिंह का दरबार दिखाया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि पहले जो दरबार हुआ करते थे, किस प्रकार से पहले की कला है, और महाराजा रणजीत सिंह के विषय मैंने अभी आपको डिस्कस करके बताया था। ठीक है, इसके बाद में नए शासन की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसको भी समझिएगा। तो गवर्नर जनरल, जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग, इसने 1773 से लेकर के 1785 के समय में ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बांटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसियां कहा जाता है। मतलब 1773 से लेकर के 1785 के बीच में जहां जहां पर ब्रिटिश सरकार ने अपना राज्य स्थापित किया था, मतलब जहां जहां पर अपने गुलाम बना लिया था जिस क्षेत्र को, वहां पर मतलब उसे प्रेसिडेंसियां कहा जाता है। मतलब कि एक ये प्रेसिडेंसी है, जैसे कि बंगाल प्रेसिडेंसी है, एक कर्नाटक प्रेसिडेंसी है, एक जो तो पंजाब प्रेसिडेंसी, इस प्रकार की प्रेसिडेंसियां कहा गया था। और जो उसमें प्रेसिडेंटियां थी, मुख्यतः 3 प्रेसिडेंसियां थी, अर्थात 3 प्रशासनिक इकाइयां थी, जिनमें सबसे पहली थी बंगाल, दूसरी थी मद्रास और तीसरी थी बंबई। और हर एक का शासन गवर्नर के पास में होता था, और सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। ठीक है, आगे बढ़ते। जिस प्रकार से आज आप लोग देखते हैं कि अपने भारत देश में अलग अलग राज्य हैं, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुख्यमंत्री होते हैं, उन सभी से ऊपर एक प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री से ऊपर एक राष्ट्रपति होता है। जी हाँ, इसी प्रकार से अंग्रेजों ने प्रेसिडेंसियां बनाई थी, जो कि जिन्हें प्रशासनिक इकाइयां कहा गया। और अंग्रेजों के इस समय 3 प्रेसिडेंसियां थी, जो कि 1773 से लेकर के 85 के बीच में थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। ठीक है, और इन तीनों प्रेसिडेंसियों से ऊपर गवर्नर जनरल हुआ करता था। ठीक है, और ये तीनों प्रेसिडेंसियां गवर्नर के पास होती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने कई प्रशासनिक सुधार किए थे। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर पर उल्लेखनीय थे। 1772 में एक नई व्यवस्था के तहत उसने प्रत्येक जिले में 2 अदालतें की स्थापना की थी, जिनमें से एक थी फौजदारी और दूसरी थी दीवानी अदालत। ठीक है, अब जो दीवानी अदालत थी, इसके मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर हुआ करते थे, अर्थात IAS ऑफिसर,
जो कि मतलब डीएम हुआ करते, जिला कलेक्टर। और इसके बाद में फौजदारी जो अदालत हुआ करती थी वो अभी भी काजी अर्थात एक न्यायाधीश, या फिर आप कह सकते हैं मुफ्ती, एक काजी और मुफ्ती अर्थात एक न्यायाधीश, काजी को न्यायाधीश कहा जाता है, और जो मुफ्ती होते हैं इसको मुस्लिम समुदाय का न्यायविद, जो कि कानून की व्याख्या करता है, कहा जाता है। ठीक है, तो एक काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वे कलेक्टर के अधीन रह करके कलेक्टर की निगरानी में कार्य करते थे। ठीक है, अर्थात जो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, इसने हमारे यहाँ पर प्रशासनिक सुधार किए थे। न्याय के क्षेत्र में इसने 2 अदालतों की स्थापना की, जिसमें से एक थी फौजदारी और दूसरी थी दीवानी अदालत। फौजदारी का मुखिया जो होता था वो दीवानी अदालत का मुखिया जो होता था वो यूरोपीय जिला कलेक्टर हुआ करता था, और फौजदारी अदालत का जो मुखिया होता था वो काजी और मुफ्ती लोग होते थे। और जो काजी और मुफ्ती लोग हुआ करते थे ये कलेक्टर के निगरानी में काम करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि ब्राह्मण पंडित हुआ करते थे, कि धर्मशास्त्र के अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानून की अलग अलग व्याख्या कर देते थे, क्योंकि ब्राह्मणों का प्रभुत्व तो पहले था। जी हाँ, पहले था, आज नहीं है लेकिन पहले था। और इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया था। इसके बाद में एनबी हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, और उसके बाद में 1778 में यूरोपीय न्यायाधीशों, ठीक है, यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए जो यूरोपीय न्यायाधीश थे इनके लिए मुस्लिम कानून की भी एक संहिता तैयार की गई थी, और संहिता तैयार कर ली गई। इसके बाद में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय अर्थात 1774 में इसकी स्थापना की गई थी। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, और इसके बाद में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत, इसके बाद में अपीली अदालत, सदर निजाम अदालत, ठीक है, अपीली अदालत जिसको सदर निजाम अदालत कहा गया है, इसकी भी स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है धर्मशास्त्र। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पर धर्मशास्त्र का उपयोग किया है तो इसको भी समझिएगा। संस्कृत की ऐसी कृतियां जिनमें सामाजिक तौर तरीके और आचरण के सिद्धांत की व्याख्या की जाती है, ये धर्म शास्त्र कहे जाते हैं। और जो धर्मशास्त्र हैं उनको ईसा पूर्व 500 वर्ष पहले लिखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि जब वारेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा था तो एडमंड वर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया था, और इस आरोप के चलते हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। किस पर? वारेन हेस्टिंग्स पर। ठीक है, अब जो महाभियोग है, इस महाभियोग को क्या कहते हैं इसको भी समझिएगा। तो जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार और आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स अर्थात संसद का ऊपरी सदन उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाता है और उसे महाभियोग कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है कि कंपनी की फौज, लास्ट टॉपिक है, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो 18वीं सदी में कंपनी और बनारस जैसी रियासतों में 18वीं सदी में अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों की भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा था, और अंग्रेज अपनी सेना को सिपॉय जो कि भारतीय शब्द सिपाही से निकला है, सिपॉय भर्ती कहते थे। मतलब सापे के 18वीं सदी में यहाँ पर अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को अपनी सेना में शामिल करना शुरू कर दिया था। मतलब करते तो पहले से थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो अवध और बनारस जैसी रियासतें हैं वहां से किसानों को भर्ती करना शुरू कर दिया था, और उनको पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया था, और जो सैनिक हुआ करते थे उनको सिपॉय आर्मी कहा जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी थी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई, और इसकी वजह से मस्केट जो कि तोड़ेदार बंदूक होती है और मैच लॉक यहाँ पर इस्तेमाल होगा। ठीक है, गलत लिखा है, सॉरी, मतलब सही भी लिखा हो सकता है, इस्तेमाल होने लगा था, और इससे यहाँ पर ई और होना चाहिए। ठीक है, केवल इस्तेमाल लिखा है तो गलत है यहाँ पर, आप लोग समझ लीजिएगा थोड़ा सा। क्या हुआ था, 1820 के दशक में जो अंग्रेजों की सेना थी उनमें घुड़सवारों की संख्या में कम करनी उन्होंने शुरू कर दी थी, और पैदल यात्री ज्यादा बढ़ लिए थे, मतलब पैदल सैनिक ज्यादा कर लिए गए थे। और इसका कारण ये था कि जो तो मस्केट का प्रयोग होने लगा था और मैच लॉक का इस्तेमाल होने लगा था। जो मस्केट होती है इसे पैदल सिपाहियों को इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक होती है जिसको मस्केट कहा जाता है, और जो मैच लॉक होता है शुरुआती दौर में बंदूक, ठीक है, मैच लॉक शुरुआती दौर में बंदूक जिसमें बारूद की माचिस
से चिंगारी लगाई जा रही थी, इसको कहा जाता है। और कोई भी जो घुड़सवार है वो इन सभी चीजों को लेकर के चलता, और अगर इसको लेकर चलता तो चल तो लेता, लेकिन इनसे युद्ध नहीं कर पाता, जबकि पैदल यात्री बहुत ही अच्छे तरीके से इनसे युद्ध कर सकते थे। इसीलिए घुड़सवार को कम करके पैदल यात्रियों को, मतलब पैदल सिपाहियों को भर्ती जाना किया गया था। ठीक है, और इसी के साथ में हमारा आज के चैप्टर मतलब समाप्त होता है, और इसी के साथ में मेरा गला भी बैठ चुका है, और मतलब काफी मेहनत लगती है, आप लोग तो देखते ही हैं। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दिया कीजिएगा, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे कहिएगा एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स यहाँ पर चल रहा है, और हम प्रयास करेंगे कि जल्द से ज्यादा चैप्टर लेकर के आए। और हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि अब हमारे इस चैनल पर करंट अफेयर की वीडियो देखने को नहीं मिलेंगे, उसका एक मैंने अलग चैनल बनाया हुआ है जहां पर आपको डेली करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अब डेली करंट अफेयर के वीडियोस नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कर देना, और इसी के साथ ही साथ प्लीज यार आप मतलब अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ही लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।